अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। और सामीन, ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामीन, आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। हफ्ते का रोज़ है और अप्रैल स्टार्ट हो चुका। बहार अपनी पूरी जोबन और मस्ती के साथ आपको बता रही है कि मैं आ गई हूँ। सामीन, बहार भी आ गई और हमारा प्रोग्राम भी आ गया। मंजिल का मुसाफिर, आप जानते हैं, एक बड़े मुश्किल से क्राइटेरिया से हम तय करते हैं कि कोई मंजिल के मुसाफिर को ढूंढ के लाएं। बड़ी तलाश, लंबी तलाश, और ये तलाश आज जाके ख़त्म हुई। हमें आज एक ज़बरदस्त मंजिल के मुसाफिर ने ज्वाइन किया। हमारे प्रोग्राम की कोशिश इसमें होती है कि ऐसे लोग जो छुपे पड़े हैं वो आप तक आएँ। उनका विजन, उनकी सोच, उनकी बातचीत, उनका सोचने का अंदाज़ और बिलखसूस उनके एक जिसे कहते हैं साइकोलॉजी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कोई एक्सीलेंस या मकाम हासिल किया है, उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचाया जाए। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त मंजिल के मुसाफिर नौशेर खान साहब हैं। खान साहब जो उनसे हैं, एक ज़बरदस्त इंसान है। इनके पर्सनैलिटी में स्पिरिचुअलिटी भी है, इनका एक अच्छा सा एक्सपोजर भी है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ और पोल साइंस के एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। उसका एक अच्छा एक्सपोजर भी है इनका। NGOs के साथ भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक चैनल में एज अ एंकर भी एक बड़ा शानदार सा प्रोग्राम करें, उस बारे में भी हमने बात करनी है। और नए तमाम आने वाले एंकर्स को भी अच्छी अच्छी टिप्स देनी है हमने। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने शो पर। यू आर वेलकम। सच्ची बात है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, इतना ज़बरदस्त बंदा हमारे प्रोग्राम में ऐड हो रहा है जी। और सामिन सुन रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि एक मैंने आपका माशाल्लाह से ये 8-10 मिनट पहले हमारी एक मुलाकात, इससे पहले फ़ोनिक राब्ता था, एक हल्का सा प्रोफाइल मैंने ले लिया। रियली बता रहा हूँ, इसमें कोई मैं वो बटरिंग बढ़ा नहीं रहा। मैं समझता हूँ, ये मेरा बिलीव है, मेरा विजन कह लीजिए, आप खुदा के बड़े चूज़ किए हुए लोगों में शुमार होते हैं। आमतौर पे हमारे आप बड़ों को लेते हैं तो इस उम्र में ये विजन, ये सोच नहीं थी। क्लियर कट में बात कह रहा हूँ। आप अपनी स्टोरी को आज इस विजन वाले नौशेर खान से छोड़ के पीछे से शुरू करें, कभी स्कूलिंग और सारा कुछ, और यहाँ आज का दिन स्टोरी। कासिम साहब, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। इतनी कोई मेरी जो कहते हैं मेजमराइजिंग या इतनी कोई कमाल की कहानी नहीं है, मगर जो है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अल्लाह के करम से जी मुझे ख़ानदान में पैदा किया गया जिसमें मुझे किसी चीज़ की कसर महसूस नहीं हुई, किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मेरे वालिदैन पढ़े लिखे, लायक, काबिल एहतराम, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं आज तक, उम्मीद है। तो मेरी तालीम इधर ही HSN कॉलेज में मेरी स्कूलिंग हुई। अच्छा जी। कोई 12-13 साल की उम्र में मुझे HSN से हमने माइग्रेट कर लिया कनाडा। अच्छा जी। कनाडा जाके जो जिसने नॉर्मल बच्चे को होता है, मुझे उधर ही हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। कासिम साहब, इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा, कनाडा जाके मुझे पहली दफ़ा शायद एक्सपोजर वैसे नहीं था या पहले किसी ने महसूस नहीं होने दिया था कि मुझे कनाडा जाके पता चला कि इस्लाम के अंदर भी फ़िरके होते हैं, कि सुन्नी कुछ और होता है, शिया कुछ और। पहले नहीं पता था। इधर जब होते थे तो ईद सभी मनाते थे ना। मुझे पता था मेरा दोस्त शिया है, ना सुन्नी है, ना इस्माइली है, जो भी। तो इधर ही मुझे वो कनाडा जाके पता चला कि यार मेरी जो एक पहचान है वो एक पाकिस्तानी की है, और एक सिर्फ पाकिस्तानी की नहीं, एक पंजाबी की है। हाँ। पंजाबी, पाकिस्तानी, सुन्नी मुसलमान की। अच्छा जी। तो हाई स्कूल भी मेरा काफ़ी अनइवेंटफुल सा रहा, जिस तरह सारे बच्चों का ही होता है। वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया। अच्छा जी। मैं गया था जी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। अच्छा जी। पहला साल मेरा साइकोलॉजी में मेरा दाखिला हुआ था। अच्छा जी। कुछ 3 साल मैंने साइकोलॉजी ही पढ़ी। अच्छा जी। काफ़ी मैं सर्टन था कि मैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ही बनना चाहता हूँ। सही जी। कोई पर्टिकुलर वजह नहीं थी, मगर मुझे कोई शायद बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं आई। अच्छा जी। तो मेरा 3rd ईयर का समर था, मुझे याद है। मैं पाकिस्तान वापस आया था। मेरे एक मामू हैं, उनकी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है कराची में। तो मैंने सोचा वहाँ एटलीस्ट एक बिजनेस इंटर्नशिप में कर लेता हूँ, जाके देखता हूँ कि बिजनेस में भी क्या होता है। सही जी। अब इंटर्नशिप मैंने की को महीना, और वहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार शायद ये मेरे बस की बात नहीं है बिजनेस, ये तो शार्क्स का काम है और मैं एक मामूली सी गोल्ड फिश हूँ। तो मेरे में वो कट थ्रोट एक शायद एलिमेंट ना हो जो बिजनेस को सही तरह चला सके। तो मुझे मौका मिला, मेरे पास अभी भी कोई 1-1.5 महीना था वापस जाने का, कि एक इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन के नाम। अच्छा जी। आप सब जानते होंगे, हमारे लिसनर्स हैं ये भी जानते होंगे। उनके साथ एक समर इंटर्नशिप करने का 2 हफ्तों के लिए। अच्छा जी। वहाँ से कासिम साहब
मेरे ख्याल से वो 2 हफ्ते जो थे, एक जगह थी कराची में, खुदा की बस्ती के नाम से, शायद आप जानते हैं। वो एक जगह है, तो मैं मेरे ख्याल से एटलीस्ट तब मुझे याद जो पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन मेरी आई थी कि शायद खुदा ने भी इस बस्ती को भूल गया। सही, क्योंकि वहाँ जो गुर्बत मैंने देखी थी, सही जी, वो शायद एक फंडामेंटल लेवल पे मैंने कभी महसूस ना किया। मैंने गुर्बत देखने वाले तो हम सब हैं, और गुर्बत महसूस करने वाले हम में से बड़े कम हैं। सही जी। तो वहाँ जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, पढ़ाना, देखना उनके क्या मसले मसाइल हैं, उनके वालिदैन से मिलना, और ये एक कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी में बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सही जी। जब मैं वापस गया कनाडा, तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी मेरे लिए शायद सही एक बात नहीं है। सही जी। एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉलिंग मुझे मिल गई है, वो ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सही जी। मैंने जाके अपना मेजर चेंज किया। अच्छा जी। एंड उसमें मैंने जिसे कहते हैं फुल ब्लोन अपनी अटेंशन और फोकस डिवेल्प कर दिया। तो कासिम साहब, कनाडा या कोई भी वेस्टर्न मुल्क के साथ जो पाकिस्तान को आप कंपेयर करते हैं, हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। सही जी। मगर जाके जो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जो एक डेवलप्ड स्टेट और एक अंडर डेवलप्ड स्टेट के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इंसान की क्या अहमियत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे वो तरखान होए, प्लम्बर होए, प्राइम मिनिस्टर होए, मेंबर नेशनल असेंबली होए, सही, कनाडा में सब की अहमियत एक जैसी ही। यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी हद तक उनको एक ही हकूक मिलते हैं। ठीक है। उनको अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उनको छीनने नहीं पड़ते। सही जी। उनको रियासत उनके हक देती है, सियासत वो जो प्रोसेस है उनके हक उन तक पहुंचाने का, जो भी वेलफेयर सर्विसेज है वो सस्टेन करती है। ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा डिविजन्स और क्लासेस आइडेंटिफाई हो गए। सही जी। फिरकेबाजी के अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस, कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका घर किधर है, कितना बड़ा है, आप चिट्टे हो, काले हो, ये वो, इतने जो मैं कहता हूँ इनकॉन्सिक्वेंशियल डिफरेंसेस जनरेट होने शुरू हो। सही जी। और थे पहले से भी, ये इसका मैंने जैसा नोटिस लेना शुरू कर दिया। अच्छा जी। तो जैसे मैंने ग्रेजुएट किया कनाडा से, 2012 की बात है, आई डिसाइडेड कि यार अब मेरा काम है, मेरी कॉलिंग आ गई है कि पैसे के पीछे तो सब भी भाग रहे हैं, हर एक को अच्छी अच्छी नौकरी मिल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहा है, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, कोई ये है वो, मगर मैं अपनी ज़िंदगी एक फ़लसफ़े के मुताबिक चलाना चाहता था। सही। कि पैसे से बढ़ के भी कुछ हो। मैं आखिरत की बात नहीं कर रहा, मैं इसी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि मैं कितनी खिदमत कर सकता था इन लोगों की, जिनका पास शायद कोई सहारा नहीं है। सही जी। जो रियासत भूल गई है, सियासत भूल गई है, उनके अपना ख़ानदान, मुआशरा उनको भूल गया है, तो उनको इतनी एहसास होना चाहिए कि यार मौत शायद हमारा एक कोई आउट नहीं है, हमारे पास कोई ना कोई तो है जो हमारे लिए काम कर रहा है। तो उसमें तो कासिम साहब को पता है कि डेवलपमेंट वर्क इज़ प्रेडिकेटेड ऑन द नीड फॉर डेवलपमेंट, और वो नीड मैंने पाकिस्तान में देखी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैं वापस आ गया। अच्छा जी। वापस आ गया तो मैंने कुछ हाथ पैर अपने मारे और कोशिश किया इधर उधर मैं जाके ईदी में वॉलंटियर करूँ, ये करूँ या वो करूँ। अनफॉर्चुनेटली वो इतना कुछ बना नहीं, मगर जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो मिली एक बिलासूद छोटे कर्जों का इदारा है, अखुवत के नाम से। जी। डॉक्टर अमजद साकिब बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। सही जी। तो डॉक्टर साकिब में मुझे वो हमारी पहली मीटिंग के बाद ही एक बंदा ऐसा मिला जो मुझे नज़र आ रहा था कि यार ये इनका स्टाइल बड़ा ब्यूरोक्रेटिक है, मगर इनका काम बड़ा कमाल है, बहुत आला है, जो किसी को खींच के ऊपर नहीं ला रहा, हाथ में हाथ लेके उसका हम सफ़र बन रहा है इस जस्तजू में। बहुत खूबसूरत। और कोशिश कर रहा है कि इस बंदे को की इज्जत कहीं भी, जिसको कहते हैं उसमें कोई गुंजाइश ना है, कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली। सही जी। उसको एम्पावर कर रहा है, उसको सिंपथाइज उनके साथ नहीं कर रहा है, एम्पथाइज कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। सही जी। तो वो जो डॉक्टर साकिब ने एक वसाइल, एक टूल निकाला हुआ था कि इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस का। अच्छा जी। ये बड़ा मुझे जाके जिसको कहते हैं दिल पे लग गया। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ 1 महीने के लिए इंटर्नशिप करो, अगर तुम्हें पसंद आता है इदारा तो मेरे साथ काम कर लो। सही जी। कासिम साहब वो 1 महीने के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए। 6 महीने मैंने इंटर्न किया सिर्फ अखूत के साथ। सही जी। मैंने जाके हर एक ब्रांच, उनकी सब 16 ब्रांचेस थी लाहौर में, हर एक ब्रांच के अंदर एक हफ्ता गुजारा और जाके देखा यार बोरोज की ज़िंदगी में कोई एक्चुअली चेंज आ रहा है ये पैसे लेके। सही जी।
तब मुझे महसूस हुआ कि यार दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंटरवेंशन इज़ अ वेरी टाइमली इंटरवेंशन। हेल्थ की आप किसी को दे सकते हो, तालीम की दे सकते हो, मगर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में किसी को शामिल करना एक ऐसी इंटरवेंशन है जिसके तहत लोग अपनी मदद कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उनको किसी का सहारा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार शायद आप इंटरवीन कर लोगे, उसके बाद वो किसी और का सहारा बन जाएंगे जी। अब वहाँ से बात चलती चलती आई जी। उसके बाद मैंने इवनिंग सेशंस का भी, अभी मैं आपको ये अब मतलब वैसे बड़ा ज़बरदस्त आपका, मैं समझता हूँ कि इसमें एक सवाल अभी मेरा इसमें रह गया इसी स्टोरी में। सर मदद करने का मिजाज, यानी हमने अपने माशाल्लाह साइकोलॉजी पढ़ी और ये मैस्लो को पढ़ा होएगा और हायरार्कीज़ को पढ़ा होएगा, तो वो कहता है ये बड़े हायर इंटेलेक्ट की बात है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या डिलीवर करने की जो हालत है। आप अभी बड़े यंग माशाल्लाह हैं, जिला आपको सलामती दे। ये ख्याल या ये इंस्पायरेशन कहाँ से आई कि मुझे कुछ करना है, मुझे देना है? काजी साहब, मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे बात करूँगा, कुछ देने वाला मेरा कभी नहीं एक थॉट प्रोसेस रहा जी। मेरे ख्याल से जो बंदा इस प्रोसेस में आता है कि यार मैंने कुछ देना है और कोई और मेरे से ले रहा है, तो वो एक पावर स्ट्रक्चर दोबारा से क्रिएट हो जाता है जी। मेरे एक सिर्फ जिस तरह एक तालिब इल्म का होता है थॉट प्रोसेस कि मैंने कुछ सीखना है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत। वहाँ से ही मेरी जिसको कहते हैं एक जो थॉट प्रोसेस जनरेट होना शुरू हुआ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो की मेरे ख्याल से हाईएस्ट नीड है हायरार्की का, उसका जो टॉप ऑफ द पिरामिड है जी। मगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो हर चीज़ में मौजूद है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन चार दीवारी के बाहर दुनिया और लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कि अगर आप एक मिनट भी सोच सकते हैं कि यार उनकी ज़िंदगी में क्या दुख, दर्द, मुश्किलात हैं, सही जी, अगर आप उनकी तरह सोच सकते हैं सिर्फ एक मिनट के लिए दिन में, तो आपके अंदर एक कीड़ा पैदा हो जाता है, सही, आपके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है, एक हद तक आपके अंदर एक नफरत पैदा हो जाती है। और नफरत उस निज़ाम के लिए पैदा हो जाती है जिन्होंने कुछ लोगों को इतना कुछ दे दिया है और इतने ज़्यादा लोगों को कुछ भी नहीं दिया। ओहो, ये बिल्कुल सच है जी। और अल्लाह के करम से मेरे अंदर या जो भी मेरे एनवायरनमेंट अपब्रिंगिंग में मुझे कुछ काबिलियत भी मिली है जिसके तहत सिर्फ मैं बेचैन होकर बैठ नहीं गया। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी मेरी मामूली काबिलियत है उसके मुताबिक ही मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए। उस थॉट प्रोसेस से ही मैं सारे जो मेरे एक्शंस हैं, एटलीस्ट वर्क एंड दिस इज फेयर रिलेटेड, इस एक ही सवाल से यार कि मैंने किसी का आज कोई फ़ायदा किया है, किसी की ज़िंदगी में कोई भला लाया हूँ, कोई तब्दीली लाया हूँ, किसी के लिए भी, अपने लिए तो सब पूरी दुनिया काम करने को तैयार है। और अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म का ये भी मैक्सिम है कि ईच अकॉर्डिंग टू देयर ओन एबिलिटी फॉर वन सेल्फ। सही जी। मगर औरों के लिए कौन काम करेगा? बिल्कुल। उन लोगों के लिए कौन काम करेगा जो भट्टे मजदूर हैं या दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, जिनको आज दिहाड़ी नहीं लगी, जिनके 6 बच्चे हैं घर पे। सही जी, सही जी। उनकी काम ये नहीं है सिर्फ उनको जाके 100 रुपए देने, 200 या 300 रुपए देना ताकि वो खाना खा सके। उनका काम ये है कि उनको भी जगाना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उठो यार, तुम्हारे हक है, तुम एक शहरी हो, तुम इस मुल्क के एक सिटीजन हो। सही जी। तालीम तुम्हारा हक है, हेल्थ केयर तुम्हारा हक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा हक है। सही जी, सही जी। इन हक के लिए तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, सही। ये हक तुम्हें मिलने चाहिए रियासत की तरफ। बिल्कुल सही बात है। मगर उनको ये नहीं पता क्योंकि उनके पास तालीम ही नहीं है, उनके पास इल्म ही नहीं है, शऊर ही नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल सही जी। एंड जब इल्म नहीं होता, आप बंदे को कंटेन करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है व्हाट ही इज मिसिंग। सही जी। तो मेरे अंदर थोड़ी सी एक जाग पैदा होगी। अच्छा। एंड जो आप कहते हैं कि इस यंग एज में, इस जवान उम्र में मैं कुछ किया है, मैं अपने लिए आई थिंक कि शायद मैंने कुछ भी नहीं अभी तक किया, मगर ये जाग मेरे अंदर है। मेरे अंदर ये कीड़ा है, ये बेचैनी है। सही जी। और ये मुझे चैन की नींद नहीं सोने देता। बहुत आला जी। ये वही बेचैनी है जो मेरे ख्याल से आपको भी ये इंटाइस करता है किस तरह के आप शोज करें, कुछ इस मुआशरी निज़ाम को थोड़ा सा बदलें, कोई पॉजिटिव एनर्जी लाएं। बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। नफरत तो बहुत है। सही बात है। हमारे मुल्क में दहशतगर्द है, करप्शन है, इनसिक्योरिटी है, मगर मोहब्बत भी साथ साथ बहुत है। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। और इस मोहब्बत को मेरे ख्याल से सीना थान के अपनाने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। एंड जब हम ये मोहब्बत अपनाते हैं कासिम साहब, तो मेरे ख्याल से फिर सारे लोग, चाहे आपका अपना ख़ानदान होए, चाहे लाहौरी होए, पंजाबी होए, पूरे पाकिस्तान का कोई पिंड में भी कोई बंदा बैठा हुआ है,
अगर वो भी मोहब्बत वो अपना रहा है, सही जी, तो वो आपका साथी, आपका हमसफर। क्या बात है जी, मोहब्बत का साथी है। सामीन, आप हमें सुन रहे हैं, मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम है और आज मंजिल के मुसाफिर नौशेर खान साहब हैं। खान साहब ज़बरदस्त इंसान है। बड़ा इंसान अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच से होता है। सुकरात ने भी जहर का प्याला पिया था तो उसे कहा गया था मर जाओगे, उसने कहा मैं मरूंगा, मेरे अफकार नहीं मरेंगे, और आज वाकई सुकरात के अफकार ज़िंदा हैं। आज हमारे साथ सुलेमान नौशेर खान साहब हैं और खान साहब जो उनसे ज़बरदस्त इंसान है। अपने साथ रहना, सारी पसंद खान साहब की चलेगी। पहला जो म्यूज़िक है, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामीन, आप मंजिल के मुसाफिर जिसको आज आप सुन रहे हैं, आपकी समातों में जिसकी आवाज़ आ रही है, वो नौशेर खान साहब है। खान साहब ज़बरदस्त इंसान है जी। खान साहब एक विजन वाले, एक फ़िलासफ़ी वाले, बड़े कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी के असूल तय करते हैं, फिर उन असूलों पे पूरे उतर के साबित करते हैं कि ये असूल सच्चे हैं। बड़े बड़े लोग पहले से बने हुए रस्तों पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ शाहकार वो लोग होते हैं जो रास्ते बनाते हैं, चलते हैं, फिर बाकियों को कहते हैं इन पे चलो। खान साहब उन्हीं में शामिल हैं। अच्छा खान साहब, आप काम कर रहे हैं इसके साथ, बिजनेस प्लस के साथ आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम द इवनिंग सेशन के नाम से पिछले 2 साल से चल रहा है, 1.5-2 साल से। खान साहब, ये क्या प्रोग्राम है, इसमें क्या विजन है आपका और क्या कर रहे हैं आप? कासिम साहब, इसकी मैं भी तरीक आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा जी। कोई 2 साल पहले की ही बात है जब मैं वापस आया था पाकिस्तान। अच्छा एंड मैं काफ़ी एक एविड, जिसमें सब देखते हैं टीवी देखने का मुझे शौक़ था। अब जो मेरे कनाडा में चैनल्स होते थे वो नेचुरली यहाँ मिलते नहीं थे, यहाँ पे लोकल चैनल्स हैं, और लोकल चैनल्स में मैंने जब एक्चुअली एक्टिवली देखना शुरू किया तो बड़ी एक मोनोटनी थी। हाँ। एक ही शो, सारा पॉलिटिकल या सोशियो पॉलिटिकल बेस्ड, हाँ। सारे चैनल्स पे चल रहे हैं, वही फॉर्मेट, एक एंकर, 4 पैनलिस्ट, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक ही उम्र के 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, और आके एक ही बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अपनी तारीफ़ें करेंगे मगर ओनली इन रिस्पॉन्स टू एन इल्ज़ाम। सही जी। जो उनका एक्चुअल काम है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट या whatever the particular area है, उस पर कभी वो इतनी को बात करते नहीं, तो सिर्फ यही बात करते हैं कि औरों ने क्या नहीं किया, ना कि मैंने कुछ किया। सही जी। तो ये भी अंदर मेरे एक जिसे कहते हैं बेचैनी पैदा होगी, मैं तंग आ गया देख के। सही जी। और मैं सोचना शुरू हो गया यार कि यूथ के लिए या क्या है, मेरे जैसे बंदे ने जो टीवी देखना है, जो सिर्फ को वेस्टर्न मीडिया नहीं देखना चाहता है, मैं सिर्फ अपना लोकल भी देखना चाहता है, मगर एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं देखना चाहता, मैं क्या देखूं? सही। तो मैं आई फ्लिप्ड अराउंड एंड आई फाउंड सम टीवी शोज जो यूथ ओरिएंटेड थे। सही। मगर उनका कोई दूर से भी कोई जिसको कहते हैं ताल्लुक नहीं था विद एनी डेवलपमेंट इश्यूज या एनीथिंग दैट वाज वर्थवाइल टॉकिंग, एटलीस्ट फॉर मी। तो मेरे एक दोस्त हैं, साथी हैं, बड़े एक अजीम दोस्त हैं हमारे, हाशिम अब्बास साहब। अच्छा जी। अब तो डॉक्टर बन गए हैं जी। अच्छा जी। तो उनके साथ मैंने 1, 2, 3 रातें लगा के मैंने कहा यार हाशिम कुछ करते हैं, क्योंकि ये वॉइड बहुत बड़ा है। सही। और ये एक सर्विस बड़ी नेसेसरी है। सही जी। तो कहता क्या करना चाह रहा है? मैंने कहा यार एक टीवी शो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कहता अच्छा किसके लिए? मैंने कहा यूथ के लिए। कहता कौन से यूथ के लिए? मैंने कहा यार वही तेरे मेरे जैसे यूथ, जिनमें अक्ल है, शऊर है, जिनमें थोड़ी सी काबिलियत है, जो कुछ करना चाह रहे हैं मगर उनको पता नहीं है कि शुरू ही कहाँ से करें। कहता आइडिया तो ठीक है मगर फॉर्मेट हमारा क्या होगा और हमें कौन मौका देगा टीवी पे आने का? उसकी फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो हमने फॉर्मेट बनाया कि हम उन इदारों, उन आइडियाज़ या उन इंडिविजुअल्स को प्रोफाइल करेंगे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोने खुदरों में काम करें, मुख्तलिफ मौजूओं पे, जिनको कोई तवज्जो नहीं देता, जिन पे नज़र ही नहीं कभी पड़ती, क्योंकि वो चुपचाप अपना काम कर ही जा रहे हैं। और जो हमारे मुआशरे के सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज लोग हैं, उनकी वो मदद कर रहे हैं, मगर हम एज ए मुआशरा, एज ए सोसाइटी, हम उनकी कभी एक्नॉलेजमेंट या अप्रिशिएशन नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो हमारी एक दोस्त हैं आयशा टामी हक के नाम से, जो वो बिजनेस प्लस पे उनका शो था। अच्छा। उनसे मैंने बात की, मैंने पूछा कि यार ये हमारा शो का आइडिया है, अगर आप इजाज़त देती हैं हम पिच करना चाहेंगे बिजनेस प्लस को। तो उन्होंने कहा हाँ जाके कर लो, एंड हमने जाके पिच किया एंड दे लाइक्ड द शो आइडिया। उन्होंने कहा ठीक है, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू इट। वो कोई 1.25 साल पुरानी बात है कासिम साहब, 1.5 साल पुरानी बात होगी। एंड तब से हमने वी रिकॉर्डेड ओवर 50 शोज। अच्छा जबरदस्त जी। हर हफ्ते एक शो करें घंटे का। अच्छा। एंड उस पे हमने कोई कैपेसिटी, कोई लिमिटेशन नहीं सेट की। अच्छा जी। उसमें हमारा रोल एज एंकर्स बड़ा एक माइनर सा था कि हमने आके इन
इन इंडिविजुअल्स को जो अपने साथ एक पूरा फलसफा है, अपनी कहानी लाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर पता है ग्राउंड की रियलिटी क्या है हमारे से, उनको हम मौका दे आके इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने का, क्या आके बताएं जी अगर आप जबरी मुशक्कत पे काम करें, फूड इनसिक्योरिटी पे काम करें, या रिलीजियस टॉलरेंस पे काम करें, ख्वाजा के हकूक़ पे काम करें, जिस भी कैपेसिटी में ये आप काम कर रहे हैं, आके बताएं, यूथ ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करें कि आपने मुझे कहा कि मैं छोटी उम्र में, कि आपने मेरे से भी ज़्यादा छोटी उम्र में, कोई है 25 साल का, कोई 24 साल का, इतनी खिदमत खल्क कैसे कर ली है। बहुत आला जी। और आपके साथ अगर और भी साथी हमारे जैसे यूथ शामिल होना चाहें तो कैसे आपके साथ हो सकते हैं। बहुत आला। यही जी जो सोच थी, इससे ये हमारा शो पैदा हुआ, और एक शो के बाद दूसरे, तीसरे के बाद कुछ रिफाइनमेंट्स नेचुरली चली जी, एंड करते कराते अल्लाह करम से वी रिकॉर्डेड ओवर 50 एपिसोड, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। एंड काफ़ी ज़्यादा हमें मौका मिला है सीखने का उन इदारों से, उन इंडिविजुअल से जिन्होंने 10, 20, 30, 40, 50 साल काम किया हुआ इन फील्ड्स में, बहुत आला, जिनको 50 साल में किसी ने पूछा भी नहीं है कि यार तुम्हारा काम कैसा जा रहा है, जी, या जिन लोगों के लिए तुम काम करते हो वो अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हें रियासत या सियासत की तरफ से कोई फैसिलिटेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो खुद ही चुपचाप अपने पैसे रेस करते हैं जी, उनका अपना मैंडेट है, वो आइडेंटिफाई करते हैं जिन लोगों को उन्हें मदद करने हैं, किस कैपेसिटी में उन्हें करनी है, और वो कर लेते हैं। बहुत ना कोई प्रेस रिलीजेस, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ना कोई हाई प्रोफाइल मीडिया अटेंशन, इतना तक वो आके कुछ मियाँ तो होते हैं अपनी बीवी को भी नहीं बताते, कुछ बीवी अपने मियाँ को भी नहीं बताते कि आज मैंने 100 या 50 बच्चों को स्कूल भेजा। बहुत आला जी, बहुत आला। तो बस इसी सोच से हमारा ये शो द इवनिंग सेशंस पैदा हुआ। इसका नाम भी ऐसा ही था कि इवनिंग सेशन रखना चाह रहे थे। आप मुझे बता रहे थे अभी ब्रेक में कि आपके भी आपको एक शौक है मुख्तलिफ सेशंस रखने का, सेटिंग्स रखने का, जहाँ लोग आके बात कर सकें आराम से, चाय की प्याली की। सही बात है जी। तो हमने भी वहाँ एक चाय की प्याली इंस्टीट्यूट कर दी, और सिर्फ हमने कहा कि आप फिक्र ना करें जी, हमारे शो का जो मोटो है वो है इनफॉर्मल येट इन्फॉर्मेटिव। आके जितनी एक इनफॉर्मल तरीके में गुफ्तगू हो सके हम करें, ताकि जो बंदा सोफे पे बैठा हुआ है घर पे, उसको भी मौजूद महसूस हो कि कोई बहुत कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है उस बंदे के बीच में जो टीवी पे है और मैं जो घर पे बैठा हूँ। सही जी। खान साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने चीज़ बताई जो आप कर रहे हैं, वो इस सोसाइटी में रोल मॉडल्स को प्रमोट नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ सोसाइटी का असल झूमर, असल सितारे, असल नॉर्थ स्टार्स वो लोग होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं, खामोश नेकी कर रहे होते हैं, बिलखसूस खामोश नेकी की हमने बात की। आप क्या समझते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन लोगों को प्रमोट करे? ये बजा है, ये मैं जुमले आपकी फ़िलासफ़ी की तायीद करूँगा। कई लोग इदारे जितना काम कर जाते हैं, कासिम महमूद साहब थे, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, उनकी मैंने किताबें और चीज़ें देखी आखिरी अयाम में। मैंने कहा सर आपने इदारे जितना काम किया, उनकी आंखों में नमी थी। वो कहने लगे कि कासिम जब रियासत काम ना करे फिर अफराद को इदारा बनना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि रोल मॉडल्स जो प्रमोशन है जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा होनी चाहिए, ये बहुत सी जगहों पे होनी चाहिए, मीडिया को जगह जगह करनी चाहिए और चैनल्स को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए? कासिम साहब, इसमें आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। एक है रियासत की जिम्मेदारी सही, और दूसरी है मीडिया की जिम्मेदारी सही। अब अगर मीडिया को हम मानते हैं कि मीडिया तो सिर्फ असेंशली अपने नंबर बनाने के लिए मौजूद है, एक बायोस्ड पिक्चर हमें दिखाती है सही जी। टीवी पे लोगों को डराने के लिए हर दिन दिखा देती है कि 10 टारगेट किलिंग्स हो गई हैं, 50 मर्डर्स हो गए हैं, ये जनूबी वजीरिस्तान में एक दहशतगर्दों ने ये बम फाड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। कभी अच्छाइयाँ नहीं दिखाती आपको पाकिस्तान की सही जी। मुझे तो बड़ा खुशी अब महसूस होना शुरू हुआ है कि पिछले कुछ साल डेढ़ में मैंने ऐसे बहुत इवेंट्स अटेंड किए हैं जहाँ पाकिस्तान की सकाफत, यूथ की स्ट्रेंथ और हमारे इस अवाम की एसेंशली जो काबिलियत है, जो खासूसी है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। चाहे ये लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हो गया या वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का अपना अंदरून शहर का इवेंट हो गया, चाहे आज लाहौर म्यूजिक मीट चल रही है अलहमरा में, या रफ़ी पियर थिएटर का उनका अपना पपेट थिएटर हो गया, जो भी हो गया, कुछ ऐसे जोका थिएटर हो गया, कुछ ऐसे छोटे इदारे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं कल्चर के, जो अभी तक रोल मॉडल्स को प्रमोट करते हैं, जो वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। सही बात है जी। ये जिम्मेदारी इनहेरेंटली इज दैट ऑफ द मीडिया। आप जैसे लोगों के, मेरे जैसे लोगों सही बात है जी, जो आके एक काउंटर नैरेटिव दें, सही,
उस नैरेटिव का जो दहशतगर्द या जो भी नफरत फैलाने वाले लोग अगर 24 घंटे दिन में काम करने को तैयार है, तो मोहब्बत फैलाने वाले लोग क्यों 12 घंटे काम करके कह देते हैं कि उनको भी 24 घंटे से ज्यादा करना चाहिए, उनको 26, 27, 28, 32 घंटे काम करना चाहिए। सही जी। तो इसमें मीडिया का एक बहुत अहम रोल है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर इस पटरी पे मीडिया चलना शुरू कर दे, जहाँ वो हर 5 सेकंड के बाद एक ब्रेकिंग हेडलाइन ना दे, सही जी, सिर्फ चुपचाप जो खामोश नेकी लोग कर रहे हैं, सही जी, उनको एक प्लेटफॉर्म दे आके अपने एसेंशियली नेकी का बयान देने, सही जी, तो हमारे मुल्क में जो मसले मसाइल हैं वो टू अ ग्रेट डील हल हो सकते हैं। बहुत आला जी, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेट करें। बिल्कुल सही जी। अगर दिन में 18 घंटे मुझे बाहर की तरफ से एडवर्टाइजिंग या टीवी या मीडिया की तरफ से एक्सटर्नल इन्फिल्ट्रेशन या इन्फोर्समेंट्स मिलती हैं कि यार यू नो बाहर जाने ही नहीं, हाँ बिल्कुल ही मर गए खपके बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर यही हमारा हाल हो तो फिर वो मैं इंटरनलाइज कर लेता हूँ और फिर मैं वो उसको रिप्रोड्यूस करता हूँ और रेप्लिकेट करता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए और भी जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। मगर अगर बाहर की तरफ से पॉजिटिविटी आती है मुझे, तो मैं उसको इंटरनलाइज करता हूँ, उसको मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। ये पहला पार्ट है कि मीडिया की जिम्मेदारी। सेकंड इज के व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट। सर मेरी एक बड़ा क्रिटिकल व्यू है ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट। बड़ी अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे मुआशरे और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ आपको अपने हक छीनने पड़ते हैं, लोगों को मरना पड़ता है, लोग 50-60 पूरी जिंदगी अपनी चिल्लाते रह जाते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता। सही जी। क्या हम एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ हमारे जो अर्बन मेट्रोपोलिसेस हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इसमें इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है, और अगर आप कहीं साउथ या ईस्ट और वेस्ट जाएं, किसी भी आप रूरल एरिया में चले जाएं, तो वहाँ इतनी गुर्बत महसूस होती है कि बंदे को घुटन होती है वहाँ जाने। हकीकत ऐसा है। अगर हमने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया है एक आम आदमी के थॉट प्रोसेस से, एक आम आदमी की जो ज़रूरियात से, तो इसका रोल स्टेट को निभाना चाहिए कि वो उस आम आदमी को हमारी महफिल में उसको शामिल करें। बहुत ज़रूरी है जी, ये बहुत ज़रूरी है कि जो खामोश नेकी जो होती है वो स्टेट की तरफ से होनी चाहिए, कि ये जो लोग जिन्होंने एक सिविल सोसाइटी सेक्टर बनाया, इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट सेक्टर है सर, अरबों डॉलर का सेक्टर है पाकिस्तान में अलोन, लेट अलोन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही जी। व्हाई डज दिस एग्जिस्ट? मेरे और आपके जैसे लोग जो बाहर जाके जो भी हमने को अपने इदारे कायम किए हुए हैं, एनजीओज जिनको कहते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको तो अल्टीमेटली एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है जो हमने अपने कंधों पे उठाई। बात सही है, बिल्कुल सही जी। मगर इंस्टेड कि रियासत ये गैप ब्रिज करे बिटवीन सर्विस प्रोविजन एंड एक्सपेक्टेशन, वो गैप बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा मसला है बस। और जहाँ बढ़ता जा रहा है, मैंने देखा है और सिविल सोसाइटी एक्टर्स आके उसको भर रहे हैं, उस गैप को। सही जी, सही जी। तो मेरे ख्याल से जो प्रोलिफरेशन हो रही है और जो एनजीओज बहुत ज़्यादा हर दिन माफिया बन गया पूरा, वैसे 100 या 150 नई एनजीओज रजिस्टर हो रही हैं, ये एक रियासत की फेलियर की निशानी है। ओह, ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया, जहाँ बेशुमार इंडिकेटर है कि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है सर, कि हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इतनी लो प्रायोरिटी देते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमने नंबर 1 प्रायोरिटी दी है, उसमें भी हमको ज़्यादा अच्छा नहीं करें। बिल्कुल सही। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, करप्शन का हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गई, उसमें वी आर फेयरिंग द बॉटम 10 आउट ऑफ 170+ countries in the entire world. तो सही वी नीड अ वेक अप कॉल। सही जी। हर जिम्मेदार शहरी को उठना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, और अपना रोल निभाना पड़ेगा, चाहे रियासत इंटरवीन करे या ना करे। एंड यही वो लोग हैं जिन्होंने जो जाग चुके हैं, जिन्होंने अपने ये इदारे कायम कर लिए हैं, जिन्होंने सोचा यार कि मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं 10 और लोगों को अपने साथ ले सकूं। बिल्कुल सही बात है। मगर अफसोस की बात है कि रियासत ने हैज़ नॉट टेकन इनफ अटेंशन ऑफ दिस फैक्ट। सही जी। कि उसकी अपनी कौम सही जी भूखी मर रही है, सही जी, बेघर है, सही जी, झुग्गियों में वो ख्वार हो रहे हैं, ना उनके पास पंखा है, ना पानी है, ना रोटी कपड़ा मकान नहीं है। सही जी। और हमने अपने यहाँ हालात। खान साहब, ये अलमिया है ना कि हमें रिफॉर्मर और पॉलिटिशियन, ये दो अलग चीज़ें हो चुकी हैं दरअसल। मतलब पॉलिटिशियन जो सा वो रिफॉर्मर होना चाहिए,
और उसमें रिफॉर्म का मिजाज होना चाहिए। मतलब आज जो पर्सनैलिटी की कैटेगरीज की गई हैं दुनिया में मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, उसमें एक रिफॉर्मर की एक मिजाज की पर्सनैलिटी पैदा करता है खुदा। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनमें रिफॉर्मिंग का मिजाज नहीं है? ऐसा है ना? बिल्कुल ही नहीं है बल्कि मेरे ख्याल से नीयत तो शायद सबकी पाक होती है। अच्छा जी। एक लीडर को बंदा कैसे डिस्टिंग्विश करता है? हाँ। मेरे ख्याल से जो डेफिनेशन होती है लीडर की, कि वो बंदा होता है जिसके पास एक विजन होता है। हाँ। और वो अपने विजन को रियलाइज करता है, एक्चुअलाइज करता है, उस पर अमल करता है। ठीक है। ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। सही जी। ये पॉलिटिशियन का लफ्ज बड़ा एक डेंजरस लफ्ज है। हाँ। क्योंकि आइडियली हमारे इस मुआशरे में, हमारे इस निज़ाम में कोई पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। सही जी। ठीक है। जो आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। सही जी। मगर अगर आप कहीं भी जाएं, एक ये धरने के अलावा या किसी आप रैली के अलावा आप जाएं, तो जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और उसकी जो बेस है, पॉलिटिकल बेस है, जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है, वो इतना बड़ा एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है कि बंदा सोचता भी नहीं है यार कि इस बंदे को इलेक्ट किया है इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही जी। सही जी। तो जब वो डिस्टेंस और गैप क्रिएट हो जाता है ना सर, तो तब बंदा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से पॉलिटिशियन बन जाता है। तब बंदा एक पॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सोशल चेंज पैदा करने का, उसको भूल जाता है। और ये है ऐसा पावर गेम चल रही है। बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है जी जो हो रहा है। एब्सोल्युटली सर। सामीन, आप साथ हैं हमारे मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम में, और नौशेर खान साहब है हमारे साथ। एक ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ एक थिंक टैंक वाली इनकी अप्रोच है, एक विजन है इनका, डिलीवर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को जगाना भी चाहते हैं। सामीन, साथ रहिएगा, इन्हीं की पसंद का म्यूज़िक, और हम कोशिश करेंगे कि चरखे को 9 लाख का कर दें। आप सुनिए और वापस आते हैं तो फिर आगे बात चलाते हैं। मंजिल के मुसाफिर नौशेर खान साहब हैं। खान साहब इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट भी हैं, साथ ही साथ में जो सा उन्होंने NGOs के साथ काम भी किया, और बिज़नेस प्लस में द इवनिंग सेशन के नाम से पिछले 2 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। 50 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, रोल मॉडल्स को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, विजन दे रहे हैं बिलखसूस। खान साहब, ये बताइए कि हम दुनिया में रेवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी जाके सोच अप्रोच रुकती है। US जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पर रेवोल्यूशंस आई तो रेवोल्यूशन एक सेक्टर में नहीं थी, कई सेक्टर्स में आई। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इनकलाब के लिए एक आइडियल मुल्क है? यहाँ इनकलाब आ सकता है? कासिम साहब, मेरे ख्याल से इनकलाब तो शायद कहीं भी आ सकता है। सही। इनकलाब के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो फंडामेंटल कंडीशंस जिनको मीट करना ज़रूरी होता है इससे पहले कि एक इनकलाब आए। सबसे पहले तो ये होता है कि लोगों के अंदर एक इल्म होना चाहिए कि उनके हक क्या है। सही। सेकंड, लोगों के अंदर एक पहचान होनी चाहिए जो वो बता सकें कि यार उनके हक उनको रियासत की तरफ से मिले हैं या नहीं मिले। तीसरी, एक हमदर्दी होनी चाहिए, और हमदर्दी जो सोशल बैरियर्स, सोशल क्लासेस को ट्रांसेंड करे। सही जी। सिर्फ डिफेंस वाला बंदा सिर्फ डिफेंस वालों की फिक्र ना करे, वो इधर आके हमारी फिक्र भी करे और हम उनकी फिक्र भी करें। सही जी। साउथ अमेरिका में जो रेवोल्यूशंस पॉपुलर हुई हैं, मैं पॉलिटिकल टेंज से नहीं इसको देखना चाहूँगा, इसको एक सोशल पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखना चाहूँगा, तो वो हुई हैं जब एक ओप्रेसर था और पूरा मुल्क या जो मेजॉरिटी थी वो ओप्रेस हो रही थी। सही जी। उनको पता था वो ओप्रेस हो रही है। सही। बोलिविया में 2002 में आई बिलीव जो कोचाबामा वाटर प्रोटेस्ट हुई थी, वो तब थी कि एक प्राइवेट कंपनी ने बारिश के पानी के ऊपर एक टैक्स लगाने की कोशिश की थी कि अगर आपकी मटके या किसी प्याले में बारिश का पानी इकट्ठा करें तो आपने इस इदारे को, इस कंपनी को एक्स अमाउंट ऑफ जो भी पैसों देने। सही जी। ये एक फंडामेंटल चीज़ थी जिसके अंदर जो है नाइंसाफी एम्बेडेड थी, इंटेग्रल थी, और लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। सही जी। वो सड़कों पे निकला। सही जी। अब ये होता है कि उधर भी एक टाइम था नेचुरली जब उन्होंने कहा प्राइवेटाइज करें। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा हमें ये बारिश का पानी इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वैसे ही पैसा है जिसके तहत हम जाके नेस्ले के पानी खरीद सकते हैं। सही जी। हमने अपने मुल्क
का जो डायरेक्शन है वो कैसे सेट किया है कि इनकलाब यहाँ आ सकता है. हमने सारी जो पावर दी हुई है अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को. सन 47 से एक जंग लड़ते आ रहे हैं हम, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो. कभी इंडिया के खिलाफ है, कभी हम अफगानिस्तान के खिलाफ लड़े हैं, कभी हम लड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं, मगर जो इंटरनल हमारी जंग है जहालत के खिलाफ, वो तो हमने कभी लड़ी नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़. सही बात है. अब ये भी बड़ा सा स्ट्रेटेजिक एक एजेंडा पॉइंट होता है कि अगर जहालत के खिलाफ एक जंग लड़ी जाए सियासत के प्लेटफॉर्म से, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन है, अगर हमारी 19 करोड़ 20 करोड़ आबादी है, तो इसका मतलब 19 करोड़ जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी है, वो अभी एक जहालत के पैराडाइम स्फीयर के अंदर आते हैं कि उनको अपनी हक का पता नहीं. जैसे वो इल्म उनके अंदर एसेंशली एक फैलाया जाए, तो उनको पता होएगा कि व्हाट दे आर मिसिंग. इनकलाब की निशानी यही है कि जब उनको पता चले व्हाट दे आर मिसिंग, कि एक इंसान के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कवेनेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स. पाकिस्तान ट्रीटियां तो बड़ी रेटिफाई कर लेते हैं इंटरनेशनल, मगर वो डोमेस्टिकली उन पे अमल करता है. चाहे हमने ये यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड, ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इनमें से किसी पे अमल किया है ना. इवेंट की हद तक सिर्फ. एग्जैक्टली. इवेंट हमारा हो जाता है, उसके बाद बड़ी तस्वीरें छप जाती हैं, उसके बाद उसका ना कोई फॉलो अप होता है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी. बिल्कुल साहब. तो कंडीशंस तो राइप हैं सर. एक रेवोल्यूशन, उस तरह की रेवोल्यूशन नहीं कि हम सड़कों पे निकल आए और कहें कि हम लोगों को मार रहे हैं या हमको अपना मुआशरी निज़ाम ऐसा बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बड़ा को खून बहे. हमें जो सही इनकलाब लाना है कासिम साहब, वो अपने अंदर लाना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें अपनी अहमियत महसूस करनी है और देखना है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जी सकते हैं, एक अच्छा सलूक करें, हमदर्दी का सलूक, मोहब्बत का, प्यार का, जहालत और नफरत का नहीं. अच्छा सर, ये एक सवाल जो मैं समझता हूँ कि मीडिया के सामने जब भी रखा जाता है तो एक प्रॉब्लम आता है. वो कहते हैं जी हमें एड्स ही नहीं मिलेंगी, हम ऐसे प्रोग्राम क्यों लें जो सोशल रिफॉर्म के हैं, जो अवेयरनेस के हैं, जो रोल मॉडल्स को प्रमोट करने के. और अलमिया भी ये है कि ये क्राइम के प्रोग्राम देखने वाली कौम है, इनकी डिमांड बड़ी नेगेटिव है, ये खबर नहीं भी है तो खबर बनाना चाहते हैं. मीडिया भी मजबूर है. मैं ये भी इसलिए थोड़ी सी रियायत मैं बख्श रहा हूँ मीडिया के साथ कि किसी हद तक हकीकत है वो उसे कोई नहीं देखेगा. ऐसे चैनल्स जो सोशल वेलफेयर के लिए 100% चाह रहे हैं, उन्हें एक ऐड नहीं मिल रहा और वो नॉन कमर्शियल हो चुके हैं. ऐसे हैं चैनल्स ही लोकल. आप क्या समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या किया जाए तो मीडिया भी ये गिला नहीं करेगा? कासिम साहब, मेरे ख्याल से इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन तो है नहीं. अच्छा जी. बंदा ये नहीं कह सकता कि आप अपनी पूरी ARY या मैं जियो को कहूँ कि आपकी सारी प्रोग्रामिंग अब आप सोशल डेवलपमेंट पे करें, तो सही बात है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी. मगर इसका क्या मतलब है कि मीडिया को कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग? सही जी. पूरे दुनिया भर में वो कहते हैं कि ये क्राइम एंड ये इस तरह की कहानियाँ आर मच बेटर स्टोरीज देन स्टोरीज ऑफ पीस. सही जी. सही जी. मगर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो फिर भी एक प्रोएक्टिव एफर्ट लेता है अपने मीडिया में एटलीस्ट जो इनपुट है और आउटपुट है उसको बैलेंस करने का. सही जी. बिटवीन द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड द ऑनेस्ट हार्ड वर्क being done either on behalf of the state, आवाम, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है. अब हमारा फोकस सारा एक तरफ हो गया, पोलराइज हो गया. सही जी. हमें एक छोटा कदम उठाना है. सही जी. आपका शो, मेरा शो, ऐसे और भी शोज हैं. सही जी. लोग करते हैं अपनी अपनी छोटी प्लेटफॉर्म्स पे सोशल डेवलपमेंट की बात, कि एक मिनिमम कोटा इंट्रोड्यूस किया जाए. सही. चाहे मैं वैसे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर चाहे जो बड़े जियो या ARY या समा या आज जिनके भी व्यूअर्स मिलियंस में हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक मिनिमम कोटा शामिल करें जहाँ वो इन रोल मॉडल्स को खड़ा करें. सही जी. एंकर्स को खुद रोल मॉडल्स बनना चाहिए बाय सपोर्टिंग अदर रोल मॉडल्स. कम्युनिटी तो बड़ी छोटी है सर. सही बात है जी. ऑफ पीपल ट्राइंग टू डू गुड इन दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट फॉर दिस कंट्री. सही जी. तो अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन किसका? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़.
बहुत है। तो ये इस मिनिमम कोटे के तहत मेरे ख्याल से जो कमर्शियल रिस्ट्रिक्शंस हैं सही वो भी मीट हो सकती है कि आपको एड्स भी मिलेंगे, जो आपका सोशल मैंडेट है वो भी फुलफिल हो सकता है। सही जी। और जो आपका टॉक शो का या जो भी फॉर्मेट है उस पर भी आपको ज़्यादा कोई आगे बदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इनकन्वीनियंस ज़्यादा नहीं कॉज करेगा। ये बात सही है जी। खान साहब क्या विजन है 5 साल बाद, आप कहाँ देखते हैं नौशेर खान आज ये सारे काम कर रहे हैं? कौन से अहदाफ, टारगेट्स, गोल्स आपने बनाए हुए हैं जो आप चाहते हैं कि आप अचीव करें आइंदा दिनों में? कासिम साहब, मेरे गोल्स बड़े एक ब्रॉड बेस गोल्स हैं। इंडिपेंडेंट नेचुरली माइलस्टोन से बंदा अपने लिए सेट करता है। सही जी। एक जो मेरा मेन फोकस है वो है बिला सूद छोटे कर्जे। सही जी। मेरी उम्मीद यही होएगी कि हमारा जो फाइनेंशियल स्फीयर है अगर हम उसको सूद से एसेंशली सूद के जो कब्जे से अगर निकाल सकें एटलीस्ट माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी में, तो ये एक बहुत बड़ा अगले 5 साल में बहुत बड़ा एक कदम होगा कि जो एक छोटा बंदा जिसने परचून की दुकान के लिए 20,000 रुपये कर्जा लेना है, जिसको अभी उस 20,000 के ऊपर 35% या 40% सूद देना पड़ा है, इस सोशल इल को रेक्टिफाई करना अगले 5 साल में एक मेरा टारगेट है। सेकंड जी, जो मेरा एक और प्रोग्राम है विच इज़ द ख्वाजा सिरा सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। जब मैंने 1.5 साल पहले इस प्रोग्राम को मैं शामिल हुआ था तो हमारे पास 150 मेंबर्स थे। अच्छा जी। अब अल्लाह के करम से हमारे पास 350 मेंबर्स हैं लाहौर के। इसको मैं पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहूँगा। अच्छा, ज़बरदस्त जी। ताकि ख्वाजा सिरा जो इतने एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जिसके पास ना कोई माँ है, ना बहन है, ना बाप है, सही जी, जिन पे सब एक नफरत की निगाह से ही देखते हैं। सही जी, सही जी। लोग थूकते हैं उनके ऊपर, सही जी, ऐसी बदतमीजी करते हैं जो शायद कुत्ते के साथ सलूक ना करें, ये बात वो आप एक इंसान के साथ करें। ऐसा है। मैं चाहूँगा कि उनके जो रियासती हकूक़ है वो उनको मिले। सही जी। अगले 5 साल में एक मिनिमम जॉब एम्प्लॉयमेंट कोटा, उनको भीख मांगने की ज़रूरत ना हो, उनको ये प्रोस्टिट्यूशन करने की ज़रूरत ना हो, उनको हम ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से निकाल के सेंटर स्टेज पे लाएं। बिल्कुल सही जी। वो एक फिलोसोफर थे कासिम साहब जिन्होंने कहा था कुछ सदियों पहले कि यू कैन टेल द प्रायोरिटीज ऑफ अ सोसाइटी बाय हाउ दे ट्रीट देयर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ओह राइट। और अगर हम अपना ख्वाजा सिरस के साथ ये सलूक कर रहे हैं और दुनिया को नज़र आ रहा है कि हम ख्वाजा सिरस के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो फिर नज़र आता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम कितने इवॉल्व्ड हैं इस ग्लोबल स्केल। बिल्कुल सही जी। ये मेरा सेकंड गोल है। और तीसरा मेरा गोल यही होएगा कासिम साहब के कल को मैं शो कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, सही जी, कि मेरे जैसे 100 और लोग हों ज़बरदस्त जी, जो जिन्होंने लाइनें लगाई हुए मीडिया स्टेशन के बाहर, सही जी, हड़ताल ना कर रहे हों, वो इंटरव्यूज देने आ रहे हों, कैसे हमने भी एक ऐसा शो करना है जहाँ हम औरों को एक मौका देते हैं कि आके अपनी वो कॉज को बहुत आला आगे लेके जाएं और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत आला खान साहब, बहुत ज़बरदस्त जी। खान साहब आज हमारे साथ से बड़ा मुश्किल काम होता है सैटरडे को ये टाइम खासकर निकालना, आपने ये टाइम निकाला और अपने विजन से, अपनी अप्रोच से, अपने एक साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी जो आपने ज़िंदगी से सीखा वो सिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। सामीन, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, आप फीडबैक दीजिएगा। अगले डेज़ में इसको हम अपलोड भी कर देंगे, आप इसे फेसबुक पे सुन भी सकेंगे। साथ ही साथ में सामीन एक छोटी सी गुजारिश और एक छोटा सा मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सामीन, ये एक ज़िंदगी है, ये दोबारा नहीं मिलने, और इस एक ज़िंदगी को उन्वान, इस एक ज़िंदगी को काम, इस एक ज़िंदगी को हदफ दीजिए। ये ज़िंदगी को जब तक को उन्वान और काम नहीं मिलेगा, ये दिन साल का नाम ज़िंदगी नहीं है, कुछ करके दिखाने का नाम ज़िंदगी है, ये गुजर जाएगी है। और ये कितनों को मिली है, अरबों खरबों को मिली है, 7 अरब लोग हैं। विल डुरैंट कहता है कि मैंने ये सवाल जब पूछा कि ज़िंदगी क्या है तो बड़े कम लोग इसका जवाब दे पाए। 100 को लेटर लिखा तो वो भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं थे, कुछ जवाब उसने किताबी शक्ल में छाप दिए। वो कहता था सवाल सबसे बड़ा ये है कि 7 अरब के पास ये जवाब नहीं है ज़िंदगी क्या है। तो सुन लीजिए, ज़िंदगी कुछ करके दिखाने का नाम है, ज़िंदगी इजहार का नाम है कि आप इस दुनिया में आए थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में खान साहब को और मुझे याद रखिएगा। लास्ट पे भी खान साहब को एक पसंद का म्यूज़िक आप सुनेंगे। अल्लाह हाफिज़।